वालेकुम अस्सलाम। जी students, any question, concern regarding our previous discussion? previous discussion में किसी का कोई question हो? Okay, let's move to page number 33. Page number 33, last paragraph. यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए, uses of financial systems. Uses of financial systems. ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें कोई ना कोई फाइनेंशियल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई फाइनेंशियल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। जो लोग जॉब करते हैं उन्हें आइडिया होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई फाइनेंशियल सिस्टम होता है। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब जहां आप हिसाब किताब रखें, अपनी ट्रांजेक्शन का, बिजनेस ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब रखें, उसे उसे फाइनेंशियल सिस्टम कहा जाता है। जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा होते हैं। उसके लिए यूज होने वाले कंप्यूटर्स फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा हैं। अ, वो लोग जो लोग जो है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा हैं। जो वाउचर और इस तरह के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं वो भी फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा होते हैं। अगर आप किसी सुपर मार्ट पे कोई चीज़ खरीदने जाने का आपको इत्तेफाक हो तो वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल होता है जहाँ हम बिल पे करते हैं वो भी फाइनेंशियल सिस्टम का ही एक हिस्सा होता है, उस मार्ट के, उस ऑर्गेनाइजेशन के। अगर आप किसी आम दुकान पे जाएंगे तो वो आपको इनवॉइस काट के, बिल काट के देगा। वो भी फाइनेंशियल सिस्टम का एक हिस्सा है, उसके फाइनेंशियल सिस्टम का एक हिस्सा है। लोग कितनी किसने सेल कर ली उसको अपने पास रिकॉर्ड करते हैं किसी आम रजिस्टर पे, तो वो उसका रजिस्टर भी उसके फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है। तो हर इदारे का किसी कोई ना कोई फाइनेंशियल सिस्टम होता है। जो आम ग्रोसरी शॉप है उसका भी कोई ना कोई फाइनेंशियल सिस्टम होता है। वो किसी कागज पे, किसी कॉपी पे, किसी रजिस्टर पे, नोटबुक पे अपना हिसाब किताब लिख रहा होता है, उसका वही फाइनेंशियल सिस्टम होता है। तो हर इदारे के, कारोबारी इदारा हो या गैर कारोबारी इदारा हो, उनके फाइनेंशियल सिस्टम हुआ करते हैं। अब कहता है कि उसके यूजेस क्या हैं, फाइनेंशियल सिस्टम के इदारे को उसका फायदा क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम बनाने का। सबसे पहले कहता है कि प्लानिंग, रिसोर्स एंड टाइमिंग। फाइनेंशियल सिस्टम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इदारे अपने रिसोर्सेज की, अपने ज़राए की प्लानिंग कर सकें, इसलिए फाइनेंशियल सिस्टम बनाए जाते हैं। प्लानिंग किस चीज़ की? जैसे समझिए कि हमारा हमारा एक बिजनेस है। हम माल खरीदते भी हैं, माल बेचते भी हैं, और जिनसे माल खरीदते हैं उनको अदायगी भी करते हैं। हमने अपनी अदायगियां शेड्यूल करनी है। अगले वीक में हमने किन किन लोगों को कितनी कितनी अमाउंट अदा कर सकते हैं। उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए हमारे पास अभी कितने पैसे हैं, अगले वीक में कितने पैसे एक्सपेक्टेड हैं हमें आ जाएंगे, अगले वीक में कितनी हम सेल कर पाएंगे, हमारे कितने अखराजात हम पे करेंगे, और कितने पैसे बच जाएंगे जो हम अपने सप्लायर्स को या क्रेडिटर्स को अदा कर सकें। तो ये सारी वर्किंग जो मैंने डिस्कस की ये प्लानिंग कहलाती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कि अभी हमारे पास कितने पैसे हैं ये फाइनेंशियल सिस्टम से आएगी। कितने कितने
किस किस बंदे से, किस किस कस्टमर से पैसे लेने वाले हैं, ये हमें फाइनेंशियल सिस्टम यानी कोई रिकॉर्ड बताएगा। कितने पैसे अदायगी करने वाले हैं, ये भी हमें कोई रिकॉर्ड यानी फाइनेंशियल सिस्टम ही बताएगा। तो ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, मालूमात जो प्लानिंग के लिए जरूरी है, वो फाइनेंशियल सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। सो इट इज अ यूज ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम कि हम प्लानिंग के काबिल हो जाते हैं। फिर दूसरा उसका यूज कहता है कंट्रोल। हैज इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीडेड एज प्लान, कि क्या इम्प्लीमेंटेशन ऐसे हो गई जैसे प्लान किया। यानी इदारे मुख्तलिफ प्लान करते रहते हैं अपने अपने कारोबारी कोई इंतजामात के लिए, कारोबारी उमूर के लिए मुख्तलिफ प्लानिंग करते हैं। अब उस प्लानिंग पे कितना अमल दरामद हो गया, क्या उसी तरीके से अमल दरामद हो गया जिस तरीके से प्लान किया गया था, ये चीज हमें फाइनेंशियल सिस्टम ही बताते हैं। मिसाल के तौर पे हमने प्लान किया था कि हम अगले महीने में 2 मिलियन रुपीस की सेल करेंगे। हमने कितनी सेल की, ये हमें हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बताएगा। तो अगर हमने उतनी ही सेल की, 2 मिलियन से ज्यादा की, इसका मतलब हमने जैसे प्लान किया था वैसे इम्प्लीमेंट हो गया। और अगर कम की, तो इसका मतलब कि हमने जैसे प्लान किया था वैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कंट्रोल के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, हम पिफा के स्टूडेंट हैं तो हमें पता होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग हम किसी न किसी लेवल पे पढ़ चुके होंगे, चाहे पिफा में या इससे पहले। तो अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शंस को यानी कारोबारी लेन देन को रिकॉर्ड करना भी पढ़ते हैं या सीखते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग जो, वो जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, और फिर वो ट्रांजैक्शन जर्नल से पास ऑन होके लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, एंड देन बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों में से किसी एक जगह पे चली जाती हैं। तो ये सारा काम जो है वो किसी न किसी फाइनेंशियल सिस्टम में ही होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। हमने इससे पहले एक पॉइंट पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि ऑर्गेनाइजेशन के हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। ऑर्गेनाइजेशन के हमने लास्ट टाइम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, कि ये एक सोशल अरेंजमेंट होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो है कोलेक्टिव गोल्स होते हैं, कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस होती है, और एक बाउंड्री होती है। कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस एक ऑब्जेक्टिव है, एक एलिमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। उस परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है उस परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए कि ये परफॉर्मेंस कैसी है, ये जान लिया जाए कि ये परफॉर्मेंस कैसी है। तो इस टॉपिक में ये कह रहा है कि ये किसी की परफॉर्मेंस कैसी है, ये हमें फाइनेंशियल सिस्टम ही बताते हैं। मिसाल के तौर पे वी हैव 4 सेल्स पर्सन, हमने उन्हें अपने सेल्स पर्सन को सेल्स टारगेट दे दिया कि नेक्स्ट मंथ में आपको इतना इतना सेल करना है। तो वही उनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट होगी, उन्होंने कितना सेल किया। ये कैसे मालूम पड़ेगा, हम उनकी इनवॉइसेस देखेंगे पूरे महीने की, उनका रिकॉर्ड देखेंगे अपना फाइनेंशियल सिस्टम से। फाइनेंशियल सिस्टम ही बताएगा कि परफॉर्मेंस कैसी रही किसी एम्प्लॉय की। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम का यूज होगा। फिर डिसीजन मेकिंग के लिए अ बेसिस ऑफ फॉर इन्फॉर्म डिसीजन। मिसाल के तौर पे हम ये प्लान करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है, 2 साल बाद हमने प्लान किया कि एक नई फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे। हमने, हमारे इदारे ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया कि हम 2 साल बाद एक नई फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे। अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि रात में किसी को ख्वाब आया और सुबह उठ के उसने उसने फैसला कर लिया होगा कि हम 2 साल बाद नई फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे। जैसे आई डोंट हैव अ बिजनेस एट ऑल, तो मैं आज सुबह उठ के कह दूं कि मैं अगले महीने एक फैक्ट्री शुरू कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। इस डिसीजन के लिए आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई फिजिबिलिटी स्टडी होनी चाहिए कि क्या ये फिजिबल है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना आपके लिए, या किसी बिजनेस में एक्सपेंशन करना फिजिबल है। वो फिजिबिलिटी क्या होगी, वो बताएगी कि आप इस काम के लिए कितने पैसे चाहिए,
आपके पास 2 साल बाद कितने पैसे हो सकते हैं, आपकी कितनी सेल है, कितने अखराजात हैं, कितना प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट 2 साल एक्यूमुलेट करेंगे, कितने पैसे होंगे। हाँ, हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे, बाकी पैसे हम बैंक से ले सकेंगे और हम 2 साल बाद इस पोजीशन में होंगे कि हम अपना एक नया यूनिट, एक नई फैक्ट्री स्टार्ट कर लें, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लें। तो ये जो डिसीजन होगा बिजनेस को एक्सपैंड करने का, इट विल बी बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच विल बी प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल सिस्टम्स। ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हर पॉइंट के अगेंस्ट 1 से 2 लाइनें लिखनी है। इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लीजिए। कंट्रोल का बता दें सर जी। कि हमने अपनी परफॉर्मेंस जो है ना उसको कंट्रोल करना होता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, इदारे के लोगों की। वो परफॉर्मेंस का जो कंट्रोल है, उसके लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बोला हमारे 4 सेल्स पर्सन होंगे, हम चाहते हैं, हमने उनको टारगेट, सेल्स के टारगेट दे रखे, और अब हम जानना चाहते हैं, 1 महीने के टारगेट दिए, हम क्या कहते हैं कि महीने बाद जाके क्या देखेंगे, अगर महीने बाद उनकी सेल अप टू द मार्क ना हुई, एज पर प्लानिंग, एज पर बजट ना हुई, तो महीना तो ज़ाया हो चुका ना। महीना ज़ाया होने से बचाना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए उनकी सेल्स को। हम कहते हैं हम तो वीकली देखेंगे भाई, टारगेट तो आपका महीने का है 2 मिलियन का, लेकिन हम वीकली देखेंगे कि आपकी सेल कितनी है। अगर किसी की कम है तो हम क्या करेंगे, उसे गाइड करेंगे, उसे प्रेशराइज करेंगे, उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, रीजंस जानेंगे। अगर कोई ऐसे रीजंस हैं जिन्हें सॉल्व किया जा सके, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो ये कंट्रोल का प्रोसेस कहलाएगा कि हम अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये परफॉर्मेंस को कंट्रोल कैसे करेंगे, ये फाइनेंशियल सिस्टम हमें बताएंगे कि इन लोगों की कितनी कितनी सेल है, कितनी टारगेट थी, कितनी की, कम की। इन्वेस्टिगेट करें और इसको की सोल्यूशन निकालिए। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमें फाइनेंशियल सिस्टम ही प्रोवाइड करेंगे। Anyone else having any question? So I believe no question at all. अभी मैंने एक फाइल शेयर की है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें। इफ़ यू गाइस कुड डाउनलोड दैट फाइल, ये एक्सेल की फाइल है, अगर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो किसी, आप लोगों की डिवाइस में अगर एक्सेल की फाइल ओपन की जा सकती है तो आप इसको ओपन कर लीजिए। एक्सेल की फाइल मैंने शेयर की है, उसमें कुछ नोट्स हैं। अगर एक्सेल की फाइल नहीं डाउनलोड की जा सकती, फिर मैंने एक
इमेज की शक्ल में भी सेम नोट्स जो हैं वो शेयर किए हैं, आप वो इमेज डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप से फाइल या इमेज दोनों में सेम ही डाटा है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपनी। सर ये ग्रुप में शेयर करेंगे आप? ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया मैंने इसे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं ऐड, तो देखिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर किया है इसे। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड राइटिंग W22 ग्रुप है। इसी ग्रुप में मैंने एक्सेल की फाइल भी शेयर की और एक इमेज भी शेयर किया। जी हो गया डाउनलोड आप लोगों का? शुड वी स्टार्ट द डिस्कशन? हो गया है सर। ओके, व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स? अगर किसी का नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिए, मैं वेट कर लेता हूँ फॉर अ मिनट, अदरवाइज वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो आई बिलीव एवरीवन हैज डाउनलोडेड। तो ये टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग का, यानी इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग के लिए क्या उसूल होंगे। इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग तो हम समझते हैं कि अगर हमें बिजनेस में के लिए कोई राइटिंग करनी है, यानी अपने कारोबार के लिए कोई राइटिंग करनी है, यानी अब बिजनेस की तरफ से किसी को लेटर लिखना है, बिजनेस की तरफ से इनवॉइस इशू करनी है, बिजनेस की तरफ से ईमेल लिखनी है, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन जो हम अपने बिजनेस के बिहाफ पे लिख के करें, उसे बिजनेस राइटिंग कहेंगे। और इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग मतलब हमने अपने बिजनेस के बिहाफ पे लिख के कोई मैसेज शेयर किया और वो इफेक्टिव भी हो, उसका फायदा भी हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। द कम्युनिकेशन वेयर वी अचीव द ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जहां हमें कम्युनिकेशन करने का मकसद हासिल हो जाए उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसी तरह इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग मतलब जहां हमें बिजनेस राइटिंग का ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाए, जिस मकसद के लिए हम पैगाम लिख रहे हैं वो मकसद हासिल हो जाए, उसे इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग मतलब कि कौन से उसूलों को मद्देनजर रखा जाए कि हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो भी लिख के, जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो, हमें उस कम्युनिकेशन का मकसद हासिल हो जाए। कौन सी बिजनेस कम्युनिकेशन की जाए कि हमें उसका मकसद हासिल हो जाए, इसे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। सो इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास 4 प्रिंसिपल्स हैं। इफ यू guys could see the column C in Excel sheet, कॉलम C, वहां पे 4 प्रिंसिपल लिख रखे। फर्स्ट प्रिंसिपल इज कीप इट सिंपल, सेकंड इज बी ओरिजिनल, third is adopt the right tone, and the fourth one is presentation and proofing। ये 4 प्रिंसिपल्स अगर हम मद्देनजर रखें तो हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस राइटिंग जो है वो इफेक्टिव हो सकती है। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज कीप इट सिंपल, यानी आप अपनी बिजनेस राइटिंग को सिंपल रखिए, सादा रखिए। कैसे? उसके लिए उसने आगे कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी हमें। सबसे पहले कहता है एक्टिव वॉइस यूज करिए रादर देन पैसिव वॉइस। यूज एक्टिव वॉइस रादर देन पैसिव वॉइस।
कैसे, आगे मिसाल के लिए लिख रखा, द रिपोर्ट अराइव्ड इंस्टेड ऑफ रिपोर्ट वॉज डिलीवर्ड, यानी रिपोर्ट वॉज डिलीवर्ड कहने की बजाय रिपोर्ट अराइव्ड कहेंगे, एक्टिव वॉइस यूज करेंगे पैसिव की बजाय। आई हैव डन द जॉब, द जॉब इज बीइंग डन, तो आप एक्टिव वॉइस यूज करेंगे। फिर दूसरा रूल, बी डेफिनेट, डेफिनेट बात करेंगे, इनडेफिनेट बात नहीं करेंगे। इनडेफिनेट होता है मतलब जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, डेफिनेट मतलब जिसकी कोई बाउंड्री हो। जैसे एग्जांपल्स लिख रखी कि हम कोई किसी चीज के वेट के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हो, तो हम यूं कहेंगे इट्स वेरी हैवी। ये डेफिनेट नहीं है, ये इनडेफिनेट है, इसलिए कि वेरी हैवी के मीनिंग मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा जो वेट लिफ्टर हो, जो बॉडी बिल्डर हो, तो वो उसके लिए वेरी हैवी का मतलब 60-70 kg तो होगा शायद, इससे ज्यादा को वो वेरी हैवी समझता हो। जो एक आम यंग मैन है वो 10-12 kg से ऊपर के वेट को वेरी हैवी समझेगा। जो कि ओल्ड मैन होगा वो 5-6 kg को भी वेरी हैवी समझेगा, और जो कोई बच्चा होगा उसके लिए 1 kg भी वेरी हैवी होगा। तो इसका मतलब वन, जो वेरी हैवी की डेफिनेशन जो है, या वेरी हैवी की जो क्वांटिटी है, वो हर बंदे के लिए मुख्तलिफ हो सकती है, या मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। तो फिर इस तरह का लफ्ज जिसके मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मीनिंग ले सकते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर को जब कहा जाए वेरी हैवी, वो समझेगा 60-70 kg वेट होगा। कोई बंदा 20 kg को वेरी हैवी समझेगा, किसी को वेरी हैवी बोलेंगे वो कहेगा 10 kg के करीब वेट होगा। और कोई बंदे के लिए के सामने वेरी हैवी बोलेंगे तो वो कहेगा 5 kg वेट होगा। तो वेरी हैवी को हर बंदा अपनी क्वांटिटी में इंटरप्रेट कर सकता है, तशरीह कर सकता है, समझ सकता है। तो इसका मतलब ये कंफ्यूजिंग हो गया, ये इनडेफिनिट हो गया, इसे फाइनाइट बनाएंगे, डेफिनिट बनाएंगे, बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली 10 kg, अप्रोक्सीमेटली 20 kg, अप्रोक्सीमेटली 15 kg। या अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो एग्जैक्ट बोलेंगे 15 kg, 18 kg, 20 kg। और अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो फिर हम अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली का वर्ड यूज कर लेते हैं साथ, अप्रोक्सीमेटली 15 kg, अप्रोक्सीमेटली 20 kg। तो अप्रोक्सीमेटली का वर्ड यूज करके हम अंदाजन बता देते हैं। अब अगर जब हम कहेंगे अप्रोक्सीमेटली 15 kg, तो जिसे वो भारी लगता है वो भारी समझे, जिसे वो हल्का लगता है वो हल्का समझे, ये उसकी अपनी समझ होगी। तो मिस इंटरप्रिटेशन तो नहीं होगी। तो ये डेफिनेट हो गया। इसी तरह हम कहते हैं कि जरा जल्दी आओ। जरा जल्दी मतलब किसी के लिए जल्दी का मतलब 5 मिनट हो सकता है, किसी के लिए जल्दी का मतलब 1 घंटा हो सकता है। तो बताएंगे कि 5 मिनट में, तकरीबन 5 मिनट में आ जाइए, 5 मिनट में आ जाइए, 10 बजे तक आ जाइए, 31 मार्च तक आ जाइए, 2 बजे तक ये असाइनमेंट कंप्लीट कर दें, 1 बजे तक ये असाइनमेंट कंप्लीट कंप्लीट कर दें। जल्दी कुछ नहीं है, जल्दी इनफाइनाइट वर्ड हो जाएगा, हमें इसे फाइनाइट वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ उसने लिख रखी एग्जाम्पल, जैसे थ्रिलिंग कहेंगे इंस्टेड ऑफ वेरी एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग की बजाय थ्रिलिंग बोलेंगे। जब थ्रिलिंग बोलेंगे तो आपको लगेगा कि इसका मतलब क्या है। एक्सीलेंट इंस्टेड ऑफ वेरी गुड, 38 kg इंस्टेड ऑफ वेरी हैवी, यानी 38 kg और कोई अदर केजी जो भी हो। या बाय 31 मार्च इंस्टेड ऑफ एज सुन एज पॉसिबल, बजाय एज सुन एज पॉसिबल कहने के ये यूं कहेंगे कि 31 मार्च तक, शाम तक, 1 घंटे तक। एक बार ये दोनों पॉइंट देख लें, एक आध मिनट में फिर डिस्कस करते हैं। पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।
जी, किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछिए। सो आई बिलीव नो क्वेश्चन। तो हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव राइटिंग, उसमें वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल जो था वो था कीप इट सिंपल। सिंपल रखिए। कैसे सिंपल रखेंगे राइटिंग को? एक्टिव वॉइस यूज करेंगे पहली बार, दूसरी बात इसको डेफिनेट लिखेंगे, तीसरी बात राइट कंसाइजली। कंसाइजली मतलब मुख्तसर लिखिए। फिर चौथी बात शॉर्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने से अवॉइड करेंगे, और एक पैराग्राफ में एक कॉन्सेप्ट बयान करते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट बयान नहीं करते। फिर शॉर्ट सेंटेंसेस, यानी यूज वर्ड, सॉरी 20 वर्ड्स मैक्सिमम पर सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में मैक्सिमम 20 अल्फाज। प्लीज नोट दैट दिस इज 20 वर्ड्स मैक्सिमम, नॉट एग्जैक्टली 20 वर्ड्स। ऐसा नहीं कि हम लिख रहे हैं जहां 20 वर्ड खत्म हुए वहां पे फुल स्टॉप लगा के अगला सेंटेंस शुरू कर दें। मैक्सिमम 20 वर्ड्स, और ये अप्रोक्सीमेट होता है, कोई इसके लिए कोई रूल नहीं है। जैसे रेड रेड सिग्नल तोड़ने पे फाइन है, गलती है, जुर्म है, तो ऐसा 20 वर्ड्स क्रॉस करने पे कोई जुर्म नहीं है। बट ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, अप्रोक्सीमेट नंबर है। अगर आपको लगता है कि आपका सेंटेंस का तकाजा है कि उस पे 25-30 अल्फाज लिखे जाएं, तो फिर 25-30 लिखेंगे। लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे दिया कि हमारी कोशिश होगी 10, 12, 15, 16 अल्फाज में पे मुश्तमिल सेंटेंस लिखें। फिर लीव अननेसेसरी वर्ड्स। अपनी बिजनेस राइटिंग में से गैर जरूरी अल्फाज खत्म कर दीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगले बॉक्स में लिख रखा, यूज अबाउट इंस्टेड ऑफ विद रेफरेंस टू, यानी विद रेफरेंस टू जहां इस्तेमाल हम करते हैं उसकी बजाय अबाउट इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर इंस्टेड ऑफ सब्सिक्वेंट टू, सब्सिक्वेंट टू की बजाय आफ्टर इस्तेमाल करेंगे। आई एनक्लोज इंस्टेड ऑफ प्लीज फाइंड एनक्लोज, यानी ये लिखने प्लीज फाइंड एनक्लोज लिखने की बजाय आई एनक्लोज, यानी गैर जरूरी अल्फाज जो है वो खत्म कर देंगे, छोड़ देंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज यूज शॉर्ट वर्ड्स। जैसे यूज स्टार्ट इंस्टेड ऑफ कमेंट्स, कमेंट्स की बजाय स्टार्ट लिखेंगे। इम्प्रूव इंस्टेड ऑफ एनहेंस, शो इंस्टेड ऑफ डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट की बजाय शो, extra instead of supplementary. I have Azan in the background. We will have to wait for a couple of minutes, please.
जी स्टूडेंट्स, इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन किसी का? कीप इट सिंपल। नो क्वेश्चन? ओके। फिर पहला प्रिंसिपल था इफेक्टिव राइटिंग का, कीप इट सिंपल। अब जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है बी ओरिजिनल, यानी आपकी जो बिजनेस राइटिंग है वो ओरिजिनल लगे, उसमें कोई कोई मसनूईपन का एहसास ना हो। हमें लाइफ में एक्सपीरियंस होता है, कभी हम किसी शख्स से मिलें तो लोग इस तरह तसन्नु से बनावट से बात करते हैं, मुश्किल अल्फाज आम कैजुअल आम कैजुअल गुफ्तगू में, आम लाइफ में मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, प्रोफेशनल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जैसे आम जिंदगी में हम घर में बात कर रहे हों और हम बोलें कि बैंक रिकन्सिलिएशन जो है वो उसकी वजह से मैं आज ऑफिस में लेट हो गया। मैं ऑफिस से लेट इसलिए आया कि मैं वहाँ बैंक रिकन्सिलिएशन कर रहा था। अब बैंक रिकन्सिलिएशन आपके फैमिली मेंबर्स को तो नहीं पता होगा बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होती है, इट्स अ टेक्निकल वर्ड। और ये आपको किसी प्रोफेशनल बंदे को ही मालूम होगा। जब हम घर में ये बात करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये तसन्नु की बात है, जैसे ये शो ऑफ की बात है। तो इस तरह की चीज से ये ओरिजिनल नहीं लगेगा। इस तरह की चीज से अवॉइड करना है, ओरिजिनल हमें नजर आना चाहिए। बी ओरिजिनल के दो प्रिंसिपल बोलता है, क्या? नंबर वन, अवॉइड क्लिशे, और दूसरा अवॉइड जार्गन्स। क्लिशे क्या होते हैं? आगे एग्जांपल में दे रखा, एग्जांपल्स में जैसे इन अकॉर्डेंस विद योर रिक्वेस्ट, इसे क्लिशे बोलते हैं टेक्निकली, इससे अवॉइड करना है। इन अकॉर्डेंस विद योर रिक्वेस्ट, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, द अफोर मेंशन्ड, यानी इस तरह के जो मुश्किल लफ्ज हैं, गैर जरूरी लफ्ज हैं, चापलूसी वाले लफ्ज लगते हैं, उनसे अवॉइड करना है, इन्हें क्लिशे कहा जाता है। फिर सेकंड में कह रहा है अवॉइड जार्गन्स। जार्गन्स होते हैं टेक्निकल वर्ड, जैसे मैंने बोला बैंक रिकंसिलिएशन, इट्स अ जार्गन वर्ड। जैसे एंजाइटी, ये मेडिकल का टर्मिनोलॉजी है, इट्स अ जार्गन वर्ड विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन। जैसे हम बोले मेलाफाइडी, इट्स अ लॉ डिक्शनरी वर्ड, इट्स अ लीगल टर्म, तो इसको आम बंदे को इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँ रोबोटिक्स, तो ये रोबोटिक्स जो है आम बंदे को इसका आइडिया नहीं होगा ये क्या है। जैसे हम बोले एस डी रोम, तो ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो है ये जार्गन कहलाते हैं। बिजनेस राइटिंग में हमें इस तरह के वर्ड से अवॉइड करना चाहिए। तो अगर इस तरह की चीजों से, इस तरह के वर्ड से अवॉइड करेंगे तो फिर आपकी राइटिंग जो है वो ओरिजिनल लगेगी, उसमें तसन्नु बनावट का जो है वो शायबा नहीं होगा। The third point, the third principle through which we can make our business writing effective is adopt the right tone. आपको right tone जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। कैसे? सबसे पहले कहता है always and positively, हमेशा पॉजिटिवली एंड करते हैं। यूज पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन हम जानते हैं, प्रोनाउन की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी होगी। प्रोनाउन का मतलब होता है कोई ऐसा लफ्ज जो किसी और लफ्ज की जगह पे इस्तेमाल किया जा सके, जो किसी और नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जा सके, उसे प्रोनाउन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे दिस, दैट, it, we, I, you, he, him, his, her, all of these are pronouns. अब pronouns में आगे फिर क्लासिफिकेशन है पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब कि ऐसा लफ्ज जो किसी पर्सन की जगह पे बोला जा सके, यानी ही, शी, यू, योर, हिज, हर, आई, मी, माइन, आर, अस, वी, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। तो कहता है कि हम कोशिश करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे कहता है यूज वी हैव डिसाइडेड, यूं कहिए वी हैव डिसाइडेड,
हमने डिसाइड कर लिया। वही जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो इसका इस्तेमाल किया बजाय इसके, इंस्टेड ऑफ इट हैज बीन डिसाइडेड, ये कहने के बजाय कि इट हैज बीन डिसाइडेड, कि ये डिसाइड कर लिया गया है, ये डिसाइड कर लिया गया है की बजाय हमने डिसाइड कर लिया है। तो हम यानी पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा पर्सनल टच रहे। वी रिकमेंडेड, हमने रिकमेंड किया, इंस्टेड ऑफ द फर्म रिकमेंड्स, द ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स, द कंपनी रिकमेंड्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड्स, इसके बजाय वी रिकमेंडेड। तो पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे। द थर्ड वन जो टोन के हवाले से पॉइंट कहता है, अवॉइड डायरेक्ट क्रिटिसिज्म, डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से, बराह रास्त तनकीद से अवॉइड करेंगे। कैसे होगा इसको हम इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे हमारी बिजनेस राइटिंग की प्रैक्टिस में, कि डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से कैसे अवॉइड करेंगे। फिर चौथा पॉइंट जो है, चौथा प्रिंसिपल इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग क्या है, वो है प्रेजेंटेशन एंड प्रूफिंग। प्रेजेंटेशन का ताल्लुक जो है वो आपकी, कि आपने जो बिजनेस राइटिंग की वो कैसी दिखनी चाहिए, वो प्रेजेंटेशन है। प्रूफिंग का मतलब प्रूफ रीडिंग से है। प्रूफ रीडिंग के बारे में हम सब आगाह हैं। प्रूफ रीडिंग क्या होती है, जो आपने लिख लिया उसे एक बार पढ़ लिया जाए, उसमें गलती को चेक कर लिया जाए, उसे प्रूफ रीडिंग कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन एंड प्रूफिंग यानी उसका लिखने में कैसा होना चाहिए आपकी बिजनेस राइटिंग को, और यानी उसकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, और उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो उसके हवाले से 4 रूल्स बयान किए गए। पहला रूल है हेडिंग का। हेडिंग के लिए हमने फिर आगे रूल डिफाइन किए, नो अंडरलाइन, नो फुल स्टॉप, नो कैपिटल लेटर एक्सेप्ट फर्स्ट। अंडरलाइन नहीं करेंगे कभी भी, है बिजनेस राइटिंग में हेडिंग को कभी भी अंडरलाइन नहीं करेंगे। सर जी नमाज का टाइम मिलेगा 5 मिनट। हाँ, मेरा ख्याल है कि सभी इलाकों में हो चुकी होगी, अजान हो चुकी होगी। तो लेट्स हैव 7 मिनट्स ब्रेक फॉर द प्रेयर, 7-8 मिनट्स लगेंगे, तो फिर हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे।
Let's start our discussion. Hopefully all the students will be back. Students, can you hear me? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अपडेट। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग, यानी बिजनेस राइटिंग हमारी इफेक्टिव होनी चाहिए, उसके लिए हम किन प्रिंसिपल को, किन उसूलों को मद्देनजर रखेंगे। सबसे पहला उसूल हमने पढ़ा, कीप इट सिंपल, फिर बी ओरिजिनल, फिर अडॉप्ट द राइट टोन, एंड देन द थर्ड फोर्थ वन वाज प्रेजेंटेशन एंड प्रूफिंग। इसके दो हिस्से हैं, एक का ताल्लुक प्रेजेंटेशन से यानी अपीयरेंस से है, और दूसरा जो है उसका ताल्लुक जो है वो प्रूफ रीडिंग से है। तुम दोनों को डिस्कस। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हेडिंग हेडिंग कैसा होना चाहिए। नो अंडरलाइन, नो फुल स्टॉप एंड नो कैपिटल लेटर एक्सेप्ट फर्स्ट। तो हम अपनी बिजनेस राइटिंग को कभी भी अंडरलाइन नहीं करेंगे, उसमें फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, और नो कैपिटल लेटर एक्सेप्ट फर्स्ट। ये हेडिंग के हवाले से हमारे रूल उसूल मुतय्यन हो गए। द सेकंड वन इज कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स हम कहाँ यूज करेंगे? सिर्फ प्रॉपर नाउन में या बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस पे, प्रॉपर नाउन में या बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में। और फिर सेकंड, इसमें थर्ड पॉइंट है बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स से आई बिलीव हम सब लोग आगाह होंगे। अगर किसी को इससे आगाही नहीं है तो बता दीजिए। वर्ड में हम बुलेट पॉइंट्स यूज करते हैं। अगर किसी को इससे आगाही नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं वर्ड की शीट आप लोगों के साथ शेयर करके वहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर आपकी स्क्रीन ब्लैंक है। स्क्रीन शो नहीं हो पा रही, मैं दोबारा शो कर लेता हूँ। कीजिए, चलिए स्क्रीन, इज इट क्लियर नाउ? क्या विजिबल है अभी? जी, क्या आप स्क्रीन शो जी हो सर, रही है? जी सर आगे। ओके। तो बुलेट पॉइंट से किसी को आगाही नहीं है तो बताइए, अदरवाइज हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बुलेट पॉइंट क्या होते हैं? एमएस वर्ड में बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं? किसी को नहीं पता तो बता दीजिए। सॉरी, अच्छा जी, चलिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बुलेट पॉइंट से आगाही नहीं है, तो मैं एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, वर्ड की फाइल। मैंने एक वर्ड की फाइल शेयर की आप लोगों के साथ। इसमें देखिए हमने कुछ पॉइंट लिख रखे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड सो ऑन। इसे हम नंबरिंग कहते हैं। आप इसे बुलेट पॉइंट भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, या बाज़ जगहों पे आपने इसे यूं लिखा देखा होगा। ये वर्ड की फाइल विजिबल है आप लोगों के लिए? वर्ड की फाइल देख रहे हैं आप? यस सर। ओके। हम इन बुलेट पॉइंट्स को बाज़ जगहों पे हमने इस अंदाज में भी देखा होगा, बाज़ जगहों पे हमने इनको इस अंदाज में भी देखा होगा। ये सारे बुलेट पॉइंट्स कहलाते हैं। ये सब बुलेट पॉइंट्स कहलाते हैं। ये अंदाज भी बुलेट पॉइंट्स के लिए फॉलो किया जाता है, ये अंदाज भी फॉलो किया जाता है, या नंबरिंग भी फॉलो की जाती है, जैसे भी हमने इसको नंबरिंग में शो कर दिया है। क्लियर है जी सबको बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं? यस। अभी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए।
तो बुलेट पॉइंट क्लियर हो गए। अब बुलेट पॉइंट्स जो हैं, अगर हमें अपनी बिजनेस राइटिंग में कहीं बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करना पड़े तो उसके लिए भी रूल है। क्या? इफ बुलेट पॉइंट इज अ सेंटेंस, अगर बुलेट पॉइंट में पूरा सेंटेंस हो, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड एंड एट फुल स्टॉप। अगर बुलेट पॉइंट पूरा सेंटेंस हो तो हम इसे कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर से, और एंड करेंगे फुल स्टॉप पे। अगर आप मेरी स्क्रीन के दाईं साइड पे देखें तो एक जगह पे लिख रखा मैंने एसओपीज फॉर मीटिंग। एसओपीज फॉर मीटिंग, इसको मैंने ये ब्लू में हाईलाइट भी कर दिया। एसओपीज फॉर मीटिंग, मीटिंग के लिए एसओपीज क्या होंगे? तो अगर हम ये देखें, इसके एसओपीज लिख रखे हैं, आई विल गो देयर, आई विल डिस्कस विद हिम, वी विल फाइनलाइज। तो ये सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को अगर हम बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे तो हर सेंटेंस को कैपिटल से स्टार्ट किया और एंड किया फुल स्टॉप पे, राइट? तो बुलेट के सेकंड सेकंड रूल में, सेकंड एक्सप्लेनेशन में कहता है कि इफ बुलेट इज सिंगल वर्ड और फ्रेज, अगर ये सिंगल वर्ड हो या फ्रेज हो, जैसे आप देखें मैंने राइट साइड पे एक लिस्ट शेयर कर रखी जिसको मैंने ग्रीन कर दिया, वो है लिस्ट ऑफ आइटम्स इन पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स में आइटम जो मौजूद हैं, पेंसिल, स्मॉल से हमने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया और एंड किया हमने इसको सेमी कॉलन पे। फिर दूसरा बुलेट पॉइंट है वन पेन, स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया और एंड किया सेमी कॉलन पे। और इस लिस्ट की आखिरी चीज वन रेजर, स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया और एंड किया फुल स्टॉप पे। तो रूल क्या कहता है? अगर हम रूल पढ़ें तो इफ बुलेट इज अ सिंगल वर्ड और फ्रेज, पंक्चुएट विद अ सेमी कॉलन, इसको एंड करेंगे सेमी कॉलन से, एंड लास्ट पॉइंट विद फुल स्टॉप, और लास्ट पॉइंट को एंड करेंगे फुल स्टॉप के साथ। देखिए बुलेट पॉइंट्स का रूल क्लियर है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछते हैं। तो आई बिलीव इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो बुलेट पॉइंट्स अगर हम लिखेंगे, बुलेट पॉइंट्स होता है लिस्ट ऑफ आइटम को जब आपने एक्सप्लेन करना हो, लिखना हो, तो बुलेट पॉइंट यूज करते हैं। अगर ये पूरा सेंटेंस हो तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, हर सेंटेंस को फुल स्टॉप पे एंड करेंगे। और अगर ये सिंगल वर्ड हो तो हर वर्ड को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे और सेमी कोलन पे एंड करेंगे। हाँ, लास्ट वाले जो लास्ट बुलेट पॉइंट है उसे फुल स्टॉप पे एंड करेंगे। तो ये 3 पॉइंट थे जिनका ताल्लुक प्रेजेंटेशन से था, यानी हेडिंग, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल और बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल, इनका ताल्लुक प्रेजेंटेशन से था। और आखिरी पॉइंट का ताल्लुक प्रूफिंग से है, यानी प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में क्या कहता है? स्पेल चेक करेंगे। तो देखिए प्रूफ रीडिंग जो होती है ना, वो हम किसी भी बिजनेस राइटिंग की प्रूफ रीडिंग 3, 4 या 5 मरतबा करते हैं। हर मरतबा एक डिफरेंट एंगल से, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक डिफरेंट पॉइंट से। जैसे स्पेल चेक के लिए, जब हम स्पेल चेक के लिए प्रूफ रीडिंग करते हैं तो फिर हम सिर्फ स्पेलिंग पे फोकस करते हैं और किसी चीज पे फोकस नहीं करते। जुमला ठीक लिखा है नहीं लिखा इस पे फोकस नहीं करेंगे, नंबरिंग ठीक है नहीं ठीक इस पे फोकस नहीं करेंगे, वर्ड कितने लिखने थे कितने लिखे, कोई पैराग्राफ लंबा तो नहीं हो गया, कोई जुमला लंबा तो नहीं होगा, इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे। सिर्फ स्पेलिंग चेक, स्पेल चेक करेंगे। ये पहला प्रूफ रीडिंग होगा। फिर दूसरा प्रूफ रीडिंग हो सकता है कि आप उसको नंबरिंग के हवाले से चेक कर लें। पैराग्राफ में अगर आपने कहीं नंबरिंग कर रखी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 लिखने में की बजाय हमने उसको 5 लिख दिया था, 3 के बाद 4 की बजाय डायरेक्ट 5 लिख दिया था, गलती हो गई, उस 5 को ठीक करके 4 करेंगे। तो एक बार हम नंबरिंग के हवाले से भी प्रूफ रीडिंग करते हैं, फिर हम प्रूफ रीडिंग ग्रामर के हवाले से भी करते हैं।
फिर प्रूफ रीडिंग हम सेंस यानी लॉजिक के हवाले से भी करते हैं कि लॉजिकली कौन सा पॉइंट किसके बाद आना चाहिए, कौन से दो पॉइंट इकट्ठे लिखने चाहिए, तो हम लॉजिकली भी इसे प्रूफ रीड करते हैं। लेआउट के हवाले से भी प्रूफ रीड करते हैं, स्पेल चेक के हवाले से भी प्रूफ रीड करते हैं। तो प्रूफ रीडिंग को मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ पहलुओं से किया जाता है। और फिर कहता है कि इसके अलावा आप किसी कोलीग से कह सकते हैं कि जरा तुम इसको प्रूफ रीड कर दो, एक बार रीड कर। तो ये प्रूफ रीडिंग के प्रिंसिपल होंगे। तो अगर हम इन चार प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखेंगे तो हमारी जो बिजनेस राइटिंग है वो इफेक्टिव होगी। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ये जो हमने रूल्स प्रिंसिपल्स डिस्कस किए, चार प्रिंसिपल्स, कीप इट सिंपल, बी ओरिजिनल, अडॉप्ट द राइट टोन ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रूफिंग, ये चारों प्रिंसिपल्स को हम अपनी बिजनेस राइटिंग में, यहाँ हम बिजनेस राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, उस प्रैक्टिस में हम इन्हें मद्देनजर भी रखेंगे। आमतौर पे हम जो पढ़ते हैं वो सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या बस थेरेटिकली पढ़ लेते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करते। बट ये जो बिजनेस राइटिंग है, हम इसे, इनके प्रिंसिपल्स को अपनी अपनी प्रैक्टिस में फॉलो भी करेंगे। आप देखेंगे हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, उनमें हम चीज़ों को डिस्कस भी कर रहे होंगे, फॉलो भी कर रहे होंगे। नंबर वन। नंबर टू, ये पूरा क्वेश्चन प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग के नाम से पेपर में पूछा जा सकता है। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो उसमें हर ये चार पॉइंट लिखेंगे, हर पॉइंट के आगे डिटेल है जैसे हमने यहाँ लिख रखी, कमोबेश यही लिखेंगे, और हर पॉइंट के अगेंस्ट आगे कोई ना कोई एक आध एग्जाम्पल लिख लेंगे। यानी ये तकरीबन 1.5 पेज का क्वेश्चन आंसर बनेगा। यानी ये जो प्रिंसिपल हमने पढ़े, इन्हें प्रैक्टिस भी करेंगे और इन पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 8 से 10 नंबर का, राइट डाउन नोट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग, और व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग, या टू मेक योर बिजनेस राइटिंग इफेक्टिव you need to follow the principles, rules you need to follow to make your effective business writing as an effective writing। तो किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें चार पॉइंट, ये चारों पॉइंट लिखेंगे, हर पॉइंट के आगे उसकी डिटेल और फिर उसकी एग्जांपल्स लिखेंगे। दिस आंसर मे एक्सटेंड अप टू 1.5 पेज। तो इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा 8 10 नंबर का। फिर इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ यू कैन मैनेज योर बिजनेस राइटिंग टू बी सिंपल। आप अपनी बिजनेस राइटिंग को सिंपल कैसे कर सकते हैं, सिर्फ यही बात भी पूछी जा सकती है। तो फिर इसमें हमने सिर्फ यही पॉइंट लिखने हैं। राइट, सॉरी, ये पॉइंट थे, एक्टिव वॉइस रादर, यूज एक्टिव वॉइस रादर पैसिव वॉइस, बी डेफिनेट, राइट कंसाइजली, शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट सेंटेंसेस, लीव अननेसेसरी वर्ड, यूज शॉर्ट वर्ड्स। तो फिर हमारा सोल्यूशन इन्हीं 6 7 पॉइंट्स के गिर्द होगा। तो ये आधे से पौने पेज पे लिखेंगे हम, यानी तकरीबन 3/4 हो जाएगा एक पेज का। और ये क्वेश्चन 5 4 5 नंबर का पूछा जा सकता है। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए। दो 3 मिनट में आप इसको देख लें। अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन होगा तो फिर हम इसे डिस्कस कर लेंगे। 2 3 मिनट में आप लोग इसको देख लीजिए, वरना फिर आगे चलेंगे।
जी students, any question? Anyone having question, confusion may ask. So I will clear to everyone. फिर इसके बाद ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। फिर इसके बाद है परसुएसिव राइटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएसिव राइटिंग। परसुएसिव राइटिंग क्या होती है, आपको बता सकता है? Can anyone explain? No? Okay. परसुएसिव राइटिंग होती है, ये परसुएसिव का मतलब होता है किसी को कायल करना, किसी चीज पे आमादा करना। तो उसे किसी को किसी चीज पे आदा करना, किसी काम करने पे कायल करना, किसी काम ना करने पे आमादा करना, इसे परसुएसिव राइटिंग कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे जितने सेल्स पर्सन होते हैं, सेल्समैन होते हैं, हम किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, किसी शॉप पे जाएं, तो तो उनकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रोसेसिव कम्युनिकेशन होती है। वो हमें कायल करने की कोशिश करते हैं अबाउट देयर प्रोडक्ट, अबाउट द फीचर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में हमें कायल करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रोसेसिव कम्युनिकेशन होती है। जैसे हम हम कोशिश करें, हम कायल करने की कोशिश करें जनरल पब्लिक को कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो फ्लड की सिचुएशन है, और हमें हम लोगों को जो 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 मुतासरीन हैं, इफेक्टिव्स हैं, उनकी मदद करनी चाहिए अपनी बसात के मुताबिक। तो इसके लिए हम उन्हें कायल करते हैं, हम उन्हें वीडियोस दिखाएं, फुटेजेस दिखाएं, उन्हें जो है इस्लाम के अहकामात के ज़रिए उनको इस्लाम के अहकामात सुनाएं कि जब एक तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ है तो सारा जिस्म उसे महसूस करता है। तो हमें भी मदद करनी चाहिए उन लोगों की जो फ्लड विक्टिम्स हैं। तो ये सारी गुफ्तगू जो है ये परसुएसिव कम्युनिकेशन कहलाएगी, आमादा करने वाली गुफ्तगू है टूवर्ड्स टूवर्ड्स द चैरिटी। तो प्रोसेसिव कम्युनिकेशन जो है यानी किसी को किसी चीज पे आमादा करना, या किसी काम करने पे आमादा करना, या किसी काम के ना करने पे आमादा करना, तो वो भी प्रोसेसिव कम्युनिकेशन होती है। जैसे हम किसी को लोगों को आगाह करें गुनाहों से बचने की, उलमा गुनाहों से बचने के लिए कायल करने की कोशिश करते हैं कि ये काम करेंगे तो इससे ये गुनाह लाजिम आएगा, इस गुनाह की क्या सज़ा हो सकती है। तो ये सारी गुफ्तगू जो है किसी काम से ना ना किसी काम के ना करने की गुफ्तगू, किसी काम के ना करने से मना करना, किसी चीज़ पे कायल करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे किसी को कायल करना, ये सारी कम्युनिकेशन परसुएसिव कम्युनिकेशन कहलाती है। जैसे उलमा की गुफ्तगू होती है, जैसे सहाफ़ियों की गुफ्तगू होती है, जैसे कोई तज्जियाकार हो उनकी गुफ्तगू होती है, जैसे सियासतदानों की गुफ्तगू होती है। ये सारी परसुएसिव कम्युनिकेशन होती है। ऑल दीज पीपल, ऑल दीज ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटी ट्राइज टू परसुएड द जनरल पब्लिक टूवर्ड्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू। आई बिलीव परसुएसिव कम्युनिकेशन आप लोगों को क्लियर हो गया कि परसुएसिव का मतलब क्या होता है। तो परसुएसिव राइटिंग का मतलब क्या, जब हम बिजनेस राइटिंग करें और जिसमें किसी को परसुएड करना हो, आमादा करना हो, तो उसे कैसे करेंगे। जैसे मैंने बताया कि एक सेल्स पर्सन है, तो
वो बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहा है अपने कस्टमर्स के साथ, अगरचे वो ओरल कम्युनिकेशन है, बोल के है, बट इट्स अ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो उसने कैसे कायल करना है अपने कस्टमर्स को, उसके लिए स्किल्स होती हैं, वो ओरल कम्युनिकेशन की एक टाइप है। बट अगर हमें बिजनेस राइटिंग करनी है और उसमें परसुएड करना है, हमने किसी को आमादा करना है, तो कैसी राइटिंग करेंगे? हम इसके रूल्स यहाँ पर पढ़ेंगे, बट इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे लेटर्स राइटिंग में। जो हम लेटर लिखेंगे कुछ जो परसुएसिव राइटिंग के होंगे, जो परसुएड करने के लिए होंगे, किसी को आमादा कायल करने के लिए होंगे, तो वो जो लेटर्स होंगे उसमें हम इन रूल्स को फॉलो करते नजर आएंगे। PIFA इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ये आम स्टडीज से हट के है। आम तौर पे हमने जो पढ़ा इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन में, हमने पढ़ा, पेपर दिए, पास हुए, बुक्स बंद की और जो पढ़ा खत्म। तो लेकिन जो है पिफा में जो है ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें जो आप पढ़ेंगे इसे इम्प्लीमेंट करते हुए भी नजर आएंगे। सो परसुएसिव राइटिंग के यहाँ 3 प्रिंसिपल्स हमने लिख रखे। सबसे पहला है सिंसियरिटी एंड टैक्ट, यानी हम अपनी कम्युनिकेशन को टैक्टफुली करते हैं। अगर आपको इत्तेफाक हो, आप किसी सेल्स पर्सन के साथ निगोशिएट कर रहे हो कि भाई आपकी चीज जो है वो बहुत महंगी है, बहुत ज्यादा रेट मांग रहे हो, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होगा, आपका ऑब्जेक्शन होगा, आपका क्रिटिसिज्म होगा। अब वो इसको बड़े टैक्ट से डील करेगा। वो कहेगा कि रेट तो आपकी बात ठीक है, या रेट आपको शायद ज्यादा लग रहा है, लेकिन फिर लेकिन के बाद वो उसके फीचर्स बताएगा आपको प्रोडक्ट के, अपने रेट की रीजन जस्टिफिकेशन बताएगा, आपको परसुएड करने की कोशिश करेगा, आपके क्वेश्चन को टैक्टफुली हैंडल करेगा। तो हम भी अपनी बिजनेस राइटिंग में इस तरह के लेटर्स लिखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हम चीजों को टैक्टफुली कैसे हैंडल करते हैं, स्पेशली स्पेशली जो नेगेटिव कम्युनिकेशन हो, जो कोई क्रिटिसिज्म वाली कम्युनिकेशन हो, ऐसी कम्युनिकेशन जिसका मनफी इम्पैक्ट जा सके, तो उसे हम टैक्टफुली हैंडल करते हैं। यूज अ बफर स्टेटमेंट। बफर स्टेटमेंट मतलब बफर का वर्ड होता है क्योंकि ऐसी चीज जो कोलिजन से बचाए, टकराव से बचाए, तो हमें बफर स्टेटमेंट, यूज ऑफ बफर या बफर स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसे, हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, कि ऐसा जुमला, ऐसे अल्फाज जो हमारे और रिसीवर के बीच टकराव को रोकें, कोलिजन को रोकें, बचाएं। जैसे मैंने बता दिया कि आप कहें दुकानदार को, सेल्समैन को, कि यार आप बहुत दाम मांग रहे हो, बहुत प्राइस ज्यादा दे रहे हो, ज्यादा मांग रहे हो प्राइस आप। वो कहेगा प्राइस तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अब जो वो कह रहा है ना प्राइस इतनी ज्यादा नहीं है, वो आपकी बात, वो ये बफर स्टेटमेंट चूज कर रहा है। उसके ख्याल में प्राइस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होगी, वो अपनी तरफ से जायज ही पैसे मांग रहा होगा, लेकिन वो बोलेगा कि प्राइस इतनी ज्यादा नहीं है, यानी उसने ये दरमियानी सी बात की, आपकी बात को निगेट नहीं किया, आपकी बात को रद्द नहीं किया, आपकी बात को नजरअंदाज नहीं किया, आपकी बात को कता नहीं किया। कि अगर आपकी बात को रद्द करेगा, निगेट करेगा, कता करेगा, उसकी मुखालिफत करेगा, आपकी बात के अगेंस्ट बात करेगा, तो फिर आप उसके पास रुकेंगे नहीं, उसकी बात सुनेंगे नहीं। तो उसे एक बैलेंस की बात करनी है, एक बफर स्टेटमेंट यूज करनी है, कि आपकी बात को नजरअंदाज भी ना करे, आपको ऐसा ना लगे कि इसने मेरी बात की मुखालफत की है, आपको ऐसा लगे कि इसने मेरी बात की तायीद तो की है,
ठीक है, लेकिन इसके बाद वो आगे अपनी जस्टिफिकेशन देगा। अब हमने कहा कि भैया आप बहुत पैसे मांग रहे हो, वो कहेगा पैसे कुछ ज्यादा तो नहीं है। स्टार्ट विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन। पॉजिटिव स्टेटमेंट से आप स्टार्ट करें और फिर सिचुएशन एक्सप्लेन करें कि ना ये प्रोडक्ट में ये फीचर हैं, ये क्वालिटीज हैं। तो ये बफर स्टेटमेंट, इसको हम अपनी बिजनेस राइटिंग में प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर दूसरा कहता है एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म। अगर आपको अपनी बात में, अपनी कम्युनिकेशन में क्रिटिसिज्म करना पड़ गया है, तो एक तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से अवॉइड करेंगे, और दूसरा जो है हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम किसी कोई अपनी कम्युनिकेशन में नेगेटिव बात कर रहे हैं तो फिर हम जो है अ, उस नेगेटिव बात को एक्सप्लेन करेंगे। यूज कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स एंड कोऑपरेटिव टोन। आप कन्विंसिंग आर्गुमेंट यूज करेंगे और कोऑपरेट करने टोन इस्तेमाल करेंगे। फिर एक्सप्लेन ऑल्टरनेटिव्स इफ पॉसिबल। आप आपसे किसी ने कोई सोल्यूशन मांगा और आपके पास उसका हल नहीं है तो ऑल्टरनेटिव बताएंगे। जैसे सेल्स पर्सन से कोई आप प्रोडक्ट मांगे, उसके पास नहीं है तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देगा आपको। तो इस तरह आप अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन में, रिटर्न कम्युनिकेशन में आप किसी की किसी बात को रिफ्यूज कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। किसी ने हमसे कोई बात पूछी थी, कोई फेवर मांगी थी, हम उसे डिनाई कर रहे हैं, तो हम उसे डिनाई तो करेंगे तरीके से, टैक्टफुली बफर स्टेटमेंट यूज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सिचुएशन को कि हम रिफ्यूज क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है तो वो ऑल्टरनेटिव बयान करेंगे। मिसाल के तौर पे मेरा मेरा कोई अजीज मुझे कहता है कि मुझे कल सुबह में फलां जगह पे काम जाना है और मुझे आपकी गाड़ी चाहिए। अब मैं उसको गाड़ी नहीं दे सकता क्योंकि मुझे भी ऑफिस जाना है। तो मुझे तो उसे मुझे टैक्टफुली जवाब देना चाहिए। मैं उससे पहले बफर स्टेटमेंट यूज करूंगा कि यार देखो मेरी गाड़ी आप ही की गाड़ी है। फिर उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, जो मैं रिफ्यूजल करूंगा कि मुझे ऑफिस जाना है और ऑफिस जो है मेरा बड़ी एक, एक सीरियस मीटिंग है जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता। मैंने एक्सप्लेन कर दिया अपनी सिचुएशन को। फिर ऑल्टरनेटिव में दे दूंगा कि ऐसा कर सकते हैं कि मैं आपको जाते जाते हुए ड्रॉप कर देता हूँ, मैं थोड़ा अर्ली निकल जाऊंगा। आप फिर एंड ऑन अ पॉजिटिव एंड फ्रेंडली नोट, कि हम इसको एंड कैसे करेंगे इस गुफ्तगू को। तो यानी एंड हमने इस तरह की नेगेटिव बात को फिर किसी पॉजिटिव पॉजिटिव जुमले पे, पॉजिटिव जेस्चर पे, पॉजिटिव सेंटेंस पे, अपनी अगर वर्बल कम्युनिकेशन तो इवन एक सिंगल स्माइल पे भी आप पॉजिटिव एंडिंग कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेसिव राइटिंग का ये वाला पॉइंट जो सिंसिटी एंड टैक्ट का है, इसका ताल्लुक नेगेटिव कम्युनिकेशन से है। ऐसी कम्युनिकेशन जो नेगेटिव हो, जिसमें रिफ्यूजल हो, देना रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर रहे हो, किसी की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, तो उसे भी टैक्टफुली करेंगे। फिर प्रोसेसिव राइटिंग में कहता है दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा प्रिंसिपल है वो है अवॉइडिंग द एब्स्ट्रैक्ट। हमें एब्स्ट्रैक्ट से अवॉइड करना है। एब्स्ट्रैक्ट होता है किसी पूरी पिक्चर में से एक हिस्सा निकाल लिया जाए, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। किसी पूरी स्टोरी में से एक जुमला निकाल लिया जाए, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। किसी एक बैकग्राउंड में से बैकग्राउंड को छोड़ दें और एक जुमला निकाल के आगे बयान कर दें। इस पे मुझे लगता है इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी हमारी जो सोसाइटी है इसमें एब्स्ट्रैक्ट ही बयान किए जाते हैं। आप सोशल मीडिया उठा लें, आप अपने ओपोनेंट्स जो आपके मुखालिफिन होते हैं उनकी पूरी पूरी बात में से हम एक एब्स्ट्रैक्ट निकाल के जुमला बयान कर रहे होते हैं।
भले वो आपके सियासी मुखालिफिन हों, भले वो आपके मजहबी मुखालिफिन, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ रखने वाले लोग हों। क्या होगा कि पूरी स्पीच होगी, पूरा वीडियो होगा 5-7 मिनट का, उसमें से एक जुमला निकाल के बता रहे होंगे, जो जुमला उस कॉन्टेक्स्ट से हट के बयान किया जा रहा होगा और उसके मीनिंग मुख्तलिफ निकल रहे होंगे। अगर आप पूरी वीडियो सुनेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, तो मीनिंग, थीम, आइडिया मुख्तलिफ निकल रहा होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट अगर बयान किया जाए, किसी पूरी पिक्चर में से एक हिस्सा निकाल के बयान किया जाए, दिखाया जाए, तो उसके मीनिंग, उसका थीम, उसका आइडिया मुख्तलिफ हो सकता है बनिस्बत पूरी पिक्चर के, पूरी वीडियो के, पूरे क्लिप के। तो कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं बताना हमें। गिव एग्जाम्पल एंड यूज कंक्रीट वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल कहता है अजमल इज अ ग्रेट मैनेजर। ये कहने की बजाय ये एब्स्ट्रैक्ट है। वो कहता है अगर हम यूं कहें अजमल इज अ ग्रेट मैनेजर, ये एब्स्ट्रैक्ट है। बल्कि पूरी बात बताएंगे, अजमल इज अ ग्रेट मैनेजर बिकॉज ही मैनेजर है, या अजमल इज अ ग्रेट मैनेजर काइंड है, या अजमल इज अ ग्रेट मैनेजर बिकॉज ही इज वेरी मच पंक्चुअल एंड रेगुलर। तो यानी जो भी आप बात करें वो एब्स्ट्रैक्ट पूरे बैकग्राउंड के साथ हो, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, इससे अवॉइड करिए। और जो हमारा इसमें लास्ट पॉइंट है वो है यू अप्रोच। हमें जो पॉजिटिव मैसेज है, पॉजिटिव बात है, उसमें यू अप्रोच अडॉप्ट करनी होती है, और जो नेगेटिव बात हो उससे यू अप्रोच जो है वो अवॉइड करनी होती है। यू अप्रोच मतलब आप अपनी कम्युनिकेशन में यू का इस्तेमाल करें, यू का इस्तेमाल करें। तो जहाँ पॉजिटिव बात हो वहाँ हम यू का इस्तेमाल करते हैं, हम यू का इस्तेमाल नहीं करते, उससे अवॉइड करते हैं। ये भी यू अप्रोच है। यानी यू अप्रोच क्या बताती है कि हमें यू का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ हमें लाजमी तौर पे करना चाहिए और कहाँ हमें लाजमी तौर पे नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ उसने एग्जाम्पल लिख रखी, यू वुड बेनिफिट मोर फ्रॉम अ फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स स्पेशलाइजिंग इन एरोस्पेस इंस्टेड ऑफ वी आर अनेबल टू हेल्प यू। यानी आप आप हैं एक फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स, तो आपकी सर्विसेज चाहिए थी किसी एरोस्पेस कंपनी को, और हम वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करना चाहते। उसकी कोई भी रीजन हो सकती है, हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है, हमारे पास टाइम, कोई भी इंटरेस्ट की वजह से हम उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करना चाहते। तो फिर हम उन्हें मना डायरेक्टली नहीं करेंगे, बल्कि हम यू अप्रोच अडॉप्ट करेंगे। क्या हम कहेंगे, यू वुड बेनिफिट मोर फ्रॉम अ फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स स्पेशलाइजिंग इन एरोस्पेस। आप हमारी बजाय किसी ऐसी फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स से कंसल्ट कीजिए जो स्पेशलिस्ट हों एरोस्पेस में, तो आपको उसमें ज्यादा फायदा होगा, यू विड बेनिफिट मोर। तो ये यू अप्रोच का इस्तेमाल किया हमने किसी पॉजिटिव बात में, यू अप्रोच यूज की किसी पॉजिटिव बात में। ओके, तो हम सिंपली ये भी कह सकते थे कि हाँ जो है हम अवेलेबल नहीं है, हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, हमारे लोग स्पेशलिस्ट नहीं है। इसकी बजाय हम इस बात को इस अंदाज में करेंगे कि उस बंदे को पॉजिटिवली लगे, उसको उसके फायदे की बात नजर आए। इसी तरह हमारी एक ऑडिट फर्म है और हम किसी को कायल कर रहे हैं कि हमसे ऑडिट करवाइए, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि आर ऑडिट अप्रोच इज द मार्केट लीडर, आर ऑडिट फर्म इज द मार्केट लीडर। तो यहाँ पे फोकस आर पे हो गया, हम पे हो गया, मैं पे हो गया। ऐसा नहीं करना। बिजनेस राइटिंग में क्या करना है, यूं बोलेंगे, यू विल फाइंड आर अप्रोच विल डिलीवर यू अ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑडिट। कि इसका मतलब ये कि अगर आप हमसे ऑडिट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आप हमारी अप्रोच को ऐसे देखेंगे कि आपको हम कॉस्ट इफेक्टिव ऑडिट करके देंगे। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब
आप जो पैसे खर्च करेंगे उसमें आपको फायदा ज्यादा होगा। यू विल फाइंड आवर अप्रोच विल डिलीवर यू अ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑडिट। यानी ऑडिट तो हम करेंगे कॉस्ट इफेक्टिव, लेकिन आपको इसका फायदा होगा। यानी उसको रियलाइज करवा रहे हैं कि अगर आप हमसे ऑडिट करवाएंगे तो आपको इसका फायदा होगा। तो यू अप्रोच ये कहती है कि आपने कोई ऐसी बात, पॉजिटिव बात है तो इस अंदाज में करनी है कि दूसरे बंदे को उसका फायदा लगे। और यू अप्रोच ये भी कहती है कि अगर आपको कोई नेगेटिव बात करनी है तो इस अंदाज में करें कि यू इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके सबऑर्डिनेट ने आपको आपको रिपोर्ट दी जो कि गलत थी, उसमें फिगर्स गलत थे, तो हम यू नहीं उसे कहेंगे कि ये तुमने रिपोर्ट गलत दे दी, ये तुम्हारे फिगर गलत हैं, ये तुम्हारा एनालिसिस गलत है, ये तुम्हारी रिपोर्ट गलत है। तो यहाँ पे यू अप्रोच कहती है कि यू नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि इसको यूं कहेंगे कि मुझे लग रहा है कि जो है ये फिगर ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है कि ठीक फिगर यूं होगा। तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, यू यानी डायरेक्ट क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। तो यू अप्रोच बताती है कि हमें कहाँ अपनी कम्युनिकेशन में यू इस्तेमाल करना है और कहाँ यू इस्तेमाल नहीं करना। जहाँ हमें कस्टमर को बताना है कि तुम्हें फ़ायदा हासिल होगा, वहाँ यू इस्तेमाल करेंगे। जहाँ हमें रिफ्यूज़ करना है किसी बात से तो वहाँ भी इस अंदाज में बात करेंगे कि उसे कस्टमर को लगे, आपके क्लाइंट को लगे, आपके सप्लायर को लगे कि उसे फ़ायदा हो रहा है। और जहाँ किसी पे तनकीद करनी हो, किसी की खामी बयान करनी हो, कोई ऐसी बात आपको करनी हो जहाँ पे किसी की खामी बयान करने की ज़रूरत दरपेश हो, तो वहाँ पे हम यू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये परसुएसिव राइटिंग के प्रिंसिपल्स हैं। इस पे भी 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है और हम इसे अपनी बिजनेस राइटिंग में इस्तेमाल भी करेंगे। आप लोग ये सारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग और प्रोसेसिव राइटिंग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इसकी बेस पे कल की हमारी डिस्कशन है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो पूछिएगा। We have 5 minutes to read it out.
जी students, any question up till here? Anyone having any question? So I believe no one have any question. ये हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए इफेक्टिव राइटिंग के। कल हम डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग के हवाले से, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस लेटर। कोशिश कीजिएगा कि अब आप लोग छुट्टी ना करें, इसके बाद हमारी राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। लेटर्स राइटिंग में हम अब तक जैसे जो तरीकाकार फॉलो करते हैं, यानी हमारा जो इंटर ग्रेजुएशन तक का तरीकाकार होता है वो ये होता है कि हम 4-6 लेटर्स को रटा लगाते हैं, उनमें से कोई ना कोई आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी किसी भी अननोन टॉपिक पे आपको लेटर दे दिया जाएगा। यानी देयर आर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स इन द वर्ल्ड, उनमें से किसी एक पे आपको लेटर राइटिंग जो है वो दी जा सकती है। इसलिए फिर हम लेटर्स को रट्टा तो नहीं लगा सकते, बल्कि हमें क्या करना होता है कि लेटर लिखने का तरीकाकार सीख लेते हैं, और उसके बाद उस तरीकाकार के मुताबिक कोई सा भी टॉपिक पे लेटर आ जाए, लेटर जो है वो परफॉर्म कर, वो राइट कर देते हैं, लिख देते हैं। तो हम जो है अगले चंद दिन जो है वो लेटर लिखने के तरीकाकार ही डिस्कस करेंगे, कुछ लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो जब हमारी लेटर की प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके उसूल, उसके कंपोनेंट्स पे हमारी गिरफ्त हो जाएगी, और हम उसको, उसके तरीकाकार जो है वो सीख चुके होंगे, तो फिर किसी भी टॉपिक पे लेटर लिखना आ जाए, हम उसको कोशिश करेंगे कि काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे। एज जैसे हमारा जो है हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर है, हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड है, तो उसमें क्या होता है कि हमें अपने पास से, हम क्रिएटिविटी में जो है वो जीरो होते हैं, अपने पास से हमें 2-4 लाइनें लिखना भी मुश्किल होता है, क्योंकि हम रट्टा सिस्टम से गुजर के आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं, इसमें रट्टा सिस्टम की जो वो डिस्करेजमेंट होती है, और अगर हम रट्टा तरीकाकार को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे पास करना, क्वालिफाई करना मुश्किल होता है। इसलिए हमारी कोशिश होगी यहाँ आपको जो है वो उसके रूल्स के तहत, प्रोटोकॉल्स जो गिवन हैं किसी भी राइटिंग के, उनके तहत हम आपको गाइड करें, सिखाएं कि किसी भी नए टॉपिक को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो पेपर में जो भी आपको लेटर राइटिंग आएगी वो नए टॉपिक पे ही होगी, जो इससे पहले आपने पढ़ नहीं रखा होगा। तो कल से हम जो है वो लेटर राइटिंग पे प्रैक्टिस करेंगे, लेटर राइटिंग के बारे में जानेंगे, और ये जो हमने रूल्स आज पढ़े ये लेटर राइटिंग पर भी इम्प्लीमेंट होंगे। हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं या राइटिंग प्रैक्टिसेस हैं, ये राइटिंग के फॉर्मेट्स हैं, उनमें लेटर राइटिंग भी है, उसमें मेमो राइटिंग भी है, उसमें नोटिस है, एजेंडा है, उसमें जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग है, उसमें सर्कुलर लेटर है, उसमें सीवी राइटिंग है, उसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। तो हम कोई सा भी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हों, ये वाले रूल्स तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे, सब पे एप्लीकेबल होंगे, सब रिटन बिजनेस कम्युनिकेशंस पे ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो इन रूल्स को आज दोबारा आप लोग कोशिश कीजिएगा, कल क्लास से पहले एक बार पढ़ लें, इनको रिमाइंड कर लें, समझ लें, ताकि फिर कल से हम जो है वो बिजनेस राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे इनकी इम्प्लीमेंटेशन आप सीख सकें। Anyone having any question may ask. So I believe no question, and if the topic is clear to everyone, see you guys on tomorrow, inshallah. Take care of yourself, and Allah.